अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सुन रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दबिस्तान काफ। जन्नत के पत्ते की अगली एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हया हया किधर हो। वो लॉबी में अवेज़ा आईने के सामने खड़ी माथे पे टीका दुरुस्त कर रही थी, जबकि फातिमा बेगम इसे पुकारती आई। हर तरफ गहमा गहमी थी। एक नाकाबिले फ़हम शोर सा मचा था। मेहंदी का फंक्शन बाहर शुरू हो चुका था। सब बाहर जाने की जल्दी मचाए इधर उधर भाग रहे थे और वो अभी तक वहीं खड़ी थी। क्या हुआ अम्मा। वो टीके के साथ उलझी हुई थी जो माथे पे सेट होकर नहीं दे रहा था। सोने का गोल सिक्के की शक्ल का टीका जिसके नीचे एक सुर्ख रूबी लटक रहा था, बार बार इधर उधर झूल जाता। टीके को ठीक करते हुए मुसलसल इसकी कलाइयों में भरी चूड़ियाँ खनक रही थीं। जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं, किसी से मिलवाना है तुम्हें। इनकी खुशी में आवाज़ में खुशी की रमक महसूस हो रही थी। वो चौंक कर इनको देखने लगी। नफीसी सिल्क की साड़ी और डायमंड पहने वो खासी बावकार और खुश लग रही थी। इसकी उंगलियों ने टीका छोड़ दिया। दिल जोर से धड़का। क्या फुफ्फो आ गई थी और इनका मगरूर बेटा भी। किधर है अब्बा। वो धक धक करते दिल से इनके पीछे बाहर निकली। गेट के करीब सुलेमान खड़े थे। इनके साथ एक खूबरू सा लड़का खड़ा था जिसके शाने पे हाथ रखे वो कुछ कह रहे थे। सामने खासे बावकार से सूट में मलबूस एक साहब और एक डिसेंट सी खातून थी। वो दोनों पहलुओं से लहंगा ज़रा सा उठाए उनके करीब आई। ये हया है मेरी बेटी। सुलेमान साहब ने मुस्कुराकर इसे शानों से थामा। अस्सलाम वालेकुम। इसने सर को जुम्बिश देते हुए मत्थन को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वो तीनों दिलचस्पी से उसे देखने लगे। इसने डल गोल्डन लहंगा और कामदार ब्लाउज़ पहन रखा था। ब्लाउज़ की आस्तीन आधी से भी छोटी थी और इनसे निकलते इसके दूधिया बाजू सुनहरे मोतियों की शुआओं में सुनहरे दुख दिख रहे थे। भारी कामदार दुपट्टा इसने गर्दन में डाल रखा था। बाल हमेशा की तरह सीधे कमर पर गिरा रखे थे। टीके के साथ के सुनहरी झुमके कानों में लटक रहे थे और मलाई से बना चेहरा हल्के से सिंगार से मज़ीद दिलकश लग रहा था। इसने काजल से लिब्रेस पलके उठाई। वो तीनों सताइशी नज़रों से इसे देख रहे थे। और हया, ये मेरे दोस्त हैं उमैर लगारी, ये महनाज भाभी हैं और ये इनके साहबजादे वलीद। इसके दिल पे एक बोझ सा गिरा। आंखों में बेख्तियार नमकीन पानी भर आया जिसे इसने अंदर उतार लिया। नाइस टू मीट यू। वो मेहमान आने लगे हैं। मैं फूल की पत्तियां उधर रख कर आती हूँ। सब मुझे ढूंढ रहे होंगे। मैं आती हूँ। हाँ, तुम जाओ, एंजॉय करो। सुलेमान साहब ने आस्तगी से इसके शानों से हाथ हटाया। वो माजरत ख्वाना मुस्कुराती गेट की जानिब बढ़ी। बाहर आकर इसने बेख्तियार आंखों से भीगे गोशे साफ किए और एक नज़र पलट कर इनको देखा, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। इनके घर के साथ खाली प्लॉट में शामियाने लगाकर मेहंदी का फंक्शन अरेंज किया गया था। मेहंदियाँ दोनों घरानों की अलग अलग थीं। गेंदे के फूलों और मोतियों की लड़ियों से हर कोना सजा हुआ था। रोशनियों की एक गोया बहार सी उतरी हुई थी। तकरीब सेग्रीगेटेड थी। मर्द अलग, औरतें अलग। हाँ, औरतों वाली अतराफ में ख़ानदान के मर्दों का आना जाना लगा था। म्यूज़िक सिस्टम के साथ डीजे बैठा था और मूवी मेकर कैमरा लिए फिर रहा था। इरम भी सिल्वर कामदार लहंगे में इधर उधर घूम रही थी। वहाँ डीजे, मूवी वाले और रिफ्रेशमेंट सर्व करते वेटर बाहर के मर्द थे। मगर आज तो शादी का एक फंक्शन था, फिर सर ढकने की पाबंदी कैसे होती। शादियों पे तो खैर होती है ना। हया, डांस शुरू करें। इरम अपना लहंगा संभालती इसके पास आई।
दावर भाई पे सारे अरमान निकाल कर तमाम रस्में करके इनको मर्दाने में भेज दिया गया था। हाँ ठीक है, तुम गाना लगाओ। और ये कौन है? वो मसरूफ से अंदाज में इरम से बोलती। लहसा भर को चौंकी। सामने वाली कुर्सियों की कतार के साथ एक लड़की खड़ी एक कुर्सी पे बैठी खातून से झुककर मिल रही थी। इसने स्याह आया और ऊपर स्टूल ले रखी थी। औरतों का फंक्शन था। फिर भी अजीब बात थी कि इस लड़की ने उंगलियों से नकाब थाम रखा था। इसकी आंखें और माथे का कुछ हिस्सा नकाब से झलक रहा था। इसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। वो जैसे मुस्कुराते हुए इन खातून से कुछ कह रही थी। कौन? इरम ने पलट कर देखा, फिर गहरी सांस लेकर वापस मुड़ी। ये एलियन है। कौन? हया ने हैरत से पूछा। एलियन? अरे भाई शहला भाभी हैं। पूरी दुनिया से अलग इनकी 1.5 इंच की मस्जिद होती है। बस तवज्जो खींचने के लिए फंक्शंस पर भी अब आया नकाब में मिलती हैं। अब पूछो भला औरतों के फंक्शन में किससे पर्दा कर रही हैं? हाँ वाकई अजीब है ये भी। इसने निशाने उचकाए। वो इनके एक सेकंड कज़न की वाइफ थी और साल भर पहले ही इनकी शादी हुई थी। डीजे ने गाना सेट कर दिया था। खूब शोर हंगामा शुरू हो गया था। उन्होंने मूवी वाले को डांस की मूवी बनाने से मना कर दिया और फिर अपना महारत से तैयार करदा रक्स शुरू किया। एक सुनहरी परी लग रही थी तो दूसरी चांदी की। जब पाँव दुख गए और खूब तालियां बजी तो वो दोनों हंसती हुई वापस कुर्सियों की तरफ आई। अस्सलाम वालेकुम शहला भाभी। वो लड़की भी इस मेज़ पर मौजूद थी। महविश, सहरिश और सना भी अपनी अम्मी के साथ वहीं थी। इरम ने फ़ौरन सलाम किया। हया ने भी पैरवी की। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम दोनों? वो मुस्कुराकर खुशदिली से मिली। एक हाथ की 2 उंगलियों से इसने भी अभी तक स्याह नकाब थाम रखा था। बिल्कुल ठीक शहला भाभी, नकाब उतार दें। इधर कौन है? शहला ने जवाबन मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया मगर नकाब इसी तरह पकड़े रखा। माशाल्लाह तुम दोनों बहुत प्यारी लग रही हो। वो बात करते करते ज़रा सी तिरछी हो गई। हया ने हैरत से देखा। शायद इस तरफ मूवी वाला फिल्म बना रहा था इसलिए। अजीब औरत है, इतनी भी क्या बेतबारी। हमारी फैमिली मूवी है, हम कौन सा बाहर किसी को दिखाएंगे। हया बड़बड़ाई। फिर वो जल्दी ही माजरत करके वहां से चली आई। इस मेज़ पर आबदा चच्ची भी तो बैठी थी और कल इनकी बातें सुन लेने के बाद इतनी मुनाफकत इसमें नहीं थी कि वो आबदा चच्ची और साहिमा ताई से हंस कर बातें कर सकती। अम्मा जाने किधर थी? किससे पूछे कि सबीन पुप्पू आई हैं या नहीं और आएंगी या नहीं। काफ़ी देर शशोपंज में मुबतला रहे। फिर घर चली आई और लाउंज में टेलीफोन स्टैंड के साथ रखी डायरी उठा ली। रक्स के बायस पाँव दर्द करने लगे थे। वो सोफे पर धम से गिरी। एक हाथ से गोल्डन हाई हील की स्टेप्स खोलकर इन्हें उतारा और नंगे पाँव ठंडे मार्बल पर फर्श पर रख दिए। साथ ही डायरी के सफ़ात पलटती सबीन पुप्पो का नंबर तलाश कर रही थी। इसने कभी इनको यूं फ़ोन नहीं किया था मगर आज वो दिल के हाथों हार गई थी। तुर्की का वो नंबर मिल ही गया। इसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल किया। घंटी बजने लगी थी। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। 5वीं घंटी पर फोन उठा लिया गया। हेलो। भारी मर्दाना आवाज इसकी समाज से टकराई। अस्सलाम वालेकुम। इसने खुश्क लबों पे ज़ुबान फेरी। जवाबन किसी अनजान ज़बान में कुछ बोला। मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। वो गड़बड़ाकर अंग्रेज़ी में बताने लगी। पाकिस्तान से कौन? अब वो अंग्रेज़ी में पूछ रहा था। इसकी आंखों में पानी भरने लगा। मैं सबीन सिकंदर की भतीजी हूँ, प्लीज़ इनको फ़ोन दें। वो जौहर तक गई हैं, कोई मैसेज है तो बता दें। वो मसरूफ़ से अंदाज में कह रहा था। अब ये जौहर क्या था, इसे कुछ अंदाज़ा ना था। वो सबीन फुप्पो ने पाकिस्तान नहीं आना क्या? और भाई की शादी पर? नहीं, वो बिज़ी हैं।
शायद वो फ़ोन रखने ही लगा था कि वो कह उठी, आप कौन? इनका बेटा जिहान। खट से फ़ोन रख दिया। उसने भीगी आंखों से रिसीवर को देखा और फिर ज़ोर से एक क्रडल पर पटका। बेइख्तियार आंसू उमड़ आए जिन्हें वो साफ करती और झुककर सैंडल पहनने लगी। आंसू ने आंखों का मेकअप ज़रा ख़राब कर दिया था। वो उसे फिर से ठीक करके कुछ देर बाद बाहर आई तो गेट की तरफ से ज़फ़र चला रहा था। इसके हाथ में सफ़ेद अधखुले गुलाबों का बुके था। वो बेख्तियार टटक कर रुकी, फिर लहंगा संभालती बरामदे के ज़रीने में उतर आई। ये क्या है ज़फ़र? वो तुसी इत्थे हो? ये कोरियर वाले ने दिया है तुहाडे लिए। ज़फ़र ने गुलदस्ता और एक बंद लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाया। वो पिछले 7 साल से ताया फुरकान का मुलाजिम था। वो गांव से इसे लेकर आए थे। जब आया था तो पंजाबी बोलता था। फिर इन 7 बरसों में उर्दू सीखने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। अब वो कोई दरमियानी ज़ुबान बोलता था। ठीक है तुम जाओ। इसने बुके को बाजू और सीने के दरमियान पकड़ा और दोनों हाथों से बंद लिफाफा खोलने लगी। हस्बे मामूल इसमें सफ़ेद सादा कागज़ था जिसके बिल्कुल दरमियान में एक उर्दू की एक सतर लिखी थी। इस लड़की के नाम जो कभी किसी अनचाहे रिश्ते के बनने के खौफ से रोती है तो कभी किसी बन चुके अनचाहे रिश्ते के टूटने के खौफ से। वो सुन रह गई, फिर घबरा कर इधर उधर देखा। गेट खुला था। मेहंदी वाली जगह से रोशनी और मौसीकी का बेहंगम शोर यहाँ तक आ रहा था। दरमियान में बहुत से लोग आ जा रहे थे, मेहमानों, नौकर चाकर और बहुत सारे लोग। ऐसे में क्या कोई इधर आता जो इसका बगौर मुशाहिदा कर रहा था। इसने लिफाफे को पलटा। कोरियर की मोहर 1 रोज़ कबल की थी। अभी 10 मिनट कबल वो जिहान के साथ पहली दफ़ा बात करके हुई थी। बन चुका अनचाहा रिश्ता। घंटा पर पहले वलीद और इसके वालिदैन से मिली थी। अनचाहे रिश्ते के बनने का खौफ। ये कौन था जो इतना बाखबर था? एक दिन कबल ही इसे कैसे इल्म हुआ कि वो आज 2 दफ़ा रोएगी। वो खौफ सदा सी खड़ी बार बार वो तहरीर पढ़े जा रही थी। अब बाहर निकल तो नहीं गए। वो परफ्यूम की बोतल बंद करके सिंगार मेज़ पे रखती, मखसूस हॉर्न और गेट के खुलने की आवाज़ पे मोबाइल और पर्स उठाकर बाहर को भागी। काफ़ी देर से वो कमरा बंद करके बारात में जाने के लिए तैयार हो रही थी। फातिमा बेगम जल्दी जल्दी का शोर मचाए 10 बार दरवाज़ा बजा चुकी थी। मुकर्रर वक्त होने को था। आज दावर भाई की बारात थी। सुलेमान साहब को तो बस सबसे पहले हाल में पहुंचना था और इसकी सुस्त रोतारियों से वो खूब वाकिफ थे। पोश खाली था। ताया फुरकान के पोर्शन से अलबत्ता शोर सुनाई दे रहा था। गालिबन वो वहाँ पर अभी सब निकले नहीं थे। अब क्या करें? अब्बा को फ़ोन करें या ताया फुरकान के घर जाकर किसी से लिफ्ट मांगे? वो इन्हीं सोचों में उलझती अंदर जाने को पलटी ही थी कि खुले गेट पर हार्न हुआ। उसने रुक कर देखा। स्याह चमकती एक और बाहर खड़ी थी। इसकी हेडलाइट्स काफ़ी तेज़ थीं। हया की आंखें चुंधिया गईं। इसने बेख्तियार माथे पे हाथ का साया बना कर देखना चाहा। तभी हेडलाइट्स धीमी हुई। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स का चेहरा वाज़ेह हुआ। वो वलीद लगारी था। साथ फ्रंट सीट पर इसके वालिद थे और पीछे वालिदा। अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा आधा खोलकर बाहर निकला और एक नरम सी मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। वो धीमी होती हेडलाइट्स की रोशनी में इनके सामने खड़ी थी। गहरे सुर्ख कामदार बगैर आस्तीनों वाला फ्रॉक जो पाँव तक आता था और नीचे हमरंग तंग पजामा। फ्रॉक बहुत लंबा था, सो पजामे की चूड़ियाँ मुश्किल पलट पर ही दिखाई दे रही थी। गोल्डन दुपट्टा गर्दन में था और कानों से लटकते लंबे लंबे अवीज़े कंधों को छू रहे थे। काजल से लबरेज स्याह आंखें और कमर पर गिरते सीधे स्याह बाल। हमें मैरिज हॉल का इल्म नहीं है, अंकल हैं? वो निगाहों में इसे जज्ब करते पूछ रहा था। वो आगे आई, फिर इसे नज़रअंदाज किए लगारी साहब के दरवाजे के साथ रुकी। अंकल पैराडाइज हॉल जाना है और अब्बा शायद निकल गए हैं। मुझे तो पता ही नहीं चला।
वो वाक़तन परेशान थी। ओह, तो आपके चचा वगैरह? वो तो अब्बा से भी पहले निकल गए थे। ठहरें, अब्बा ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें वापस अरे वो क्यों वापस आएंगे? उनका जल्दी पहुंचना ज़रूरी है। आप हमारे साथ आ जाओ बेटा, हमने भी तो वहीं जाना है। हाँ बेटा आओ। मिसेस महनाज लगारी ने फ़ौरन अपनी तरफ कार का दरवाज़ा खोला और दूसरी तरफ हो गई। वो चंद लम्हे सोचती रही और उस दरवाजे के पास खड़ी रही। अब अगर अब्बा का इंतज़ार करती तो आधा फंक्शन निकल जाता, और अगर इनके साथ जाती तो अब्बा बुरा नहीं मानेंगे, ये तो उसे यकीन था। चलें ठीक है। वो हिचकिचाते हुए पिछली सीट की तरफ बढ़ गई। तो हमारी बेटी क्या करती है? रास्ते में लगारी साहब ने पूछा। मैं इनकी बेटी कब से हो गई? जी, मैं शरिया एंड लॉ में LLB ऑनर्स कर रही हूँ। यानी कि आप इस्लामी वकील हो? जी, वो फीका सा मुस्कुराई। ये लोग इतनी अपनायत क्यों दे रहे थे इसे? ये तो शरिया एंड लॉ कैसा सब्जेक्ट है? महर लगानी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर एक इंजीनियर हूँ, और इंजीनियरिंग शुरू में मुझे मुश्किल लगती थी, बाद में आसान हो गई। मुझे शरिया शुरू में मुश्किल लगती थी, बाद में आदी हो गई। वो तीनों हंस पड़े तो इसे एहसास हुआ कि इसे खामखा इनके साथ ज़्यादा बेतकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए। या बेटा, आपका शादी के बाद प्रैक्टिस का इरादा है? क्योंकि मैं और आपके अंकल तो कभी इस मामले में ज़बरदस्ती के कायल नहीं रहे। हमने फील्ड मुंतखब करने से लेकर करियर बनाने तक हर चीज़ में अपने बच्चों की मर्ज़ी को मुकद्दम रखा है। खुद वलीद को भी शादी के बाद बीवी के जॉब करने पर कोई इतराज़ नहीं है। महनाज कह रही थी और वो हक्का बक्का इनको देख रही थी। ये क्या मामलात इतने आगे बढ़ चुके हैं, और या वो इस खुशफहमी का शिकार थे कि अब्बा इनको कभी इनकार ही नहीं करेंगे। बमुश्किल हूँ हाँ मैं इनके सवालात के जवाब देती। वो इस वक्त पुरसुकून हुई जब मैरिज हॉल की बत्तियां नजर आने लगी। लिफ्ट का शुक्रिया अंकल। वो अंकल और आंटी के साथ बाहर निकली। इसी पल लगारी अंकल का मोबाइल बजा तो माजरत करके एक तरफ चले गए। महनाज भी इनके पीछे गई। भैया सुनिए। वो जाने ही लगी थी कि वलीद ने पुकारा। वो अभी तक अंदर स्टीयरिंग व्हील थामे बैठा था। मुझे आपसे बात करनी है। वो अपनी तरफ का शीशा नीचे किए इससे मुखातिब था। मगर ये मुनासिब नहीं है, मगर मुझे इसी रिश्ते के हवाले से बात करनी है। आप 2 मिनट अंदर बैठकर मेरी बात तो सुन लें। साथ ही इसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। रोशनी का एक कुंदा इसके जहन में लपका। मौका अच्छा था। वो इसको अपने निकाह के बारे में बताकर सारा मामला यहीं दबा सकती है। लाठी भी नहीं टूटेगी और ये 6 फुट का सांप भी रास्ते से हट जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं। अगर डोंट वरी, मैं कार बैक करके साइड पर ले जाऊंगा, आप बैठिए। वो हिचकिचाकर अंदर बैठ गई। जिंदगी में पहली दफ़ा वो यूँ किसी लड़के के साथ तन्हा बात करने बैठी थी। अब्बा को पता चला तो इनकी सारी वसील नजरी फक से उड़ जाएगी। इसे लिबास पहनने की आज़ादी थी, सर ढकने की पाबंदी ना थी, मगर लड़कों से बेतकल्लुफ़ी या दोस्ती की इजाज़त अब्बा ने कभी नहीं दी थी। वो बैठी तो वलीद जन से गाड़ी भगा के ले गया। आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, फिर मुझे भी कुछ कहना है। वो सर झुकाए गोद में रखे हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। अजीब मुस्तरब हालत हो रही थी। पहले आप कहिए। वलीद मैरिज हॉल के पिछली तरफ एक निस्बतन सुनसान गली में गाड़ी ले गया था। ओके, मुझे कुछ बताना था। वो गर्दन झुकाए कहने लगी। मेरे अब्बा ने मालूम नहीं आपको बताया या नहीं, मगर मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। मेरा निकाह मेरे फुप्पो के बेटे से बचपन में ही हो गया था। वो लोग तुर्की में रहते हैं। कुछ ख़ानदानी मसाइल के बाद मेरे अब्बा उनसे ज़रा बदज़न हैं और मुझे डिवोर्स दिलाकर मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। इसने सर नहीं उठाया। वलीद की खामोशी से इसने यही मुराद ली कि वो सख्त शौक के आलम में है। मैं अपने शोहर की वफ़ादार हूँ मिस्टर वलीद। मैंने इसी के ख्वाब देखे हैं
और ज़हनी तौर पर ख़ुद को इसी से वाबस्ता पाती हूँ। अब किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो अब भी कुछ न बोला। हया गोद में रखे हाथों को देखते बोलती जा रही थी, प्लीज़ आप इनकार कर दें, मैं किसी और की बीवी हूँ, निकाह पर निकाह नहीं हो सकता, प्लीज़ मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। इसने चेहरा ऊपर उठाया। वो एकटक खामोश गहरी नज़रों से इसे देख रहा था। ये इसका चेहरा तो ना था। वो सारा रास्ता ड्राइविंग के दौरान देखती आई थी। ये तो कोई और ही शख्स था। फिर आपने क्या सोचा? इसकी आवाज़ लड़खड़ाई। वलीद की आंखों में कुछ ऐसा ज़रूर था कि इसे लगा वो एक संगीन गलती कर चुकी है। खतरे का अलार्म ज़ोर ज़ोर से इसके अंदर बजने लगा। किस बारे में? वो बोझल आवाज़ में बोला तो दरवाजे की तरफ सिमटी। नामहसूस अंदाज से इसका हाथ हैंडल पर रेंग गया। आपके इस रिश्ते से इनकार के बारे में। सारी उम्र पड़ी है ये बातें करने के लिए हया। अभी तो इन लम्हों से फ़ायदा उठाओ जो मयस्सर हो। वो एकदम इस पर झुका। हया के लबों से चीख निकली। वलीद ने दोनों हाथ इसकी गर्दन पर रखने चाहे मगर इसने ज़ोर से हैंडल खींचकर दरवाज़ा धकेला। दरवाज़ा खुलता चला गया। वो दूसरे हाथ से वलीद को धक्का देकर बाहर निकली। इसका दुपट्टा वलीद के हाथों में आ गया। वो तेज़ी से बाहर भागी तो वलीद ने दुपट्टा खींचा। दुपट्टा इसकी गर्दन के साथ रगड़ता हुआ पीछे वलीद के हाथों में रह गया। वो बिना पीछे मुड़कर देख के भागी जा रही थी। इसे वलीद की दरवाज़ा खोलकर कोई ऊंची सी अंग्रेज़ी गाली देने की आवाज़ सुनाई दी। इसने भागते कदमों में तेज़ी आ गई। गलियां सुनसान थी, जाने वो कहाँ ले आया था। आज इतवार था और दुकानों के शटर गिरे हुए थे। वो इधर उधर कुछ देखे बगैर बदहवास दौड़ती हुई गली में मुड़ गई। पीछे कोई दौड़ता हुआ आ रहा था। वो भागती हुई गली के दूसरे सिरे तक पहुंची मगर ये क्या, गली बंद थी। डेड एंड। वो बेसाख्ता पलटी। भागते कदमों की आवाज़ करीब आ रही थी। वो दौड़कर गली के बंद सिरे तक गई तो और दीवार की ईंटों को छू कर टटोला। शायद अंदर कोई जादुई दरवाज़ा हो, शायद हैरी पॉटर की कहानियाँ सच हो। मगर क्यों भागती हो? मसरूर से अंदाज में किसी ने पीछे से कहा तो वो घबरा कर पलटी। वलीद सामने से कदम कदम चलता आ रहा था। इसके लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो ढाल सी दीवार से लग गई। इसका दुपट्टा वहीं रह गया था। अब बगैर आस्तीनों के झलकते बाजू और गले का गहरा घाट। इसने बेइख्तियार सीने पे बाजू लपेटे। मुझे जाने दो। इसकी आवाज़ भर गई। पहली दफ़ा ये गलती की थी और पहली ही दफ़ा इतनी बड़ी सज़ा। कैसे जाने दूँ? फिर तुमने हाथ थोड़ी आना है। वो चलते चलते इससे चंद कदम के फासले पर आकर खड़ा हो गया। दूर लगे स्ट्रीट पोल का बल्ब इसके पीछे छुप गया था। प्लीज़, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो कैसी लड़की हो? मुझसे लिफ्ट ले ली मगर शादी से इनकार है। तभी गाड़ी में इतनी बेरुखी दिखा रही थी। वो इसके बिल्कुल सामने आ रुका। प्लीज़। वो हौले हौले लर्ज़ रही थी। इसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वलीद को धक्का देती। शुश। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। हया ने सख्ती से आंखें मीच ली। इसका सर चकराने लगा था। तभी इसने जोर से किसी ज़रब लगने की आवाज़ सुनी और वलीद की कराह। इसने धीरे से आंखें खोली। वलीद चकरा कर नीचे गिर रहा था और इसके पीछे कोई खड़ा था। शोख नारंगी शलवार कमीज में मलबूस, मेकअप से अटा चेहरा लिए, वही इस रोज़ वाला ख्वाजा सरा डॉली। इसके हाथ में एक फ्राइंग पैन था जो इसने शायद वलीद के सर पे मारा था। वो साकित इसी को देख रही थी। डोली ने पाँव से एक ठोकर वलीद को मारी तो इसका बेहोश वजूद ज़रा परे हुआ। वो 2 कदम आगे बढ़ा और ऐन हया के सामने रुका। इसकी सिल्वर चमकीली आई शेडो से अटी आंखों में ऐसी काट थी कि वो सांस रोके इसे देखती रही। तभी इसने हाथ बढ़ाया और हया को गर्दन के पीछे दबोचा।
यूं कि गद्दी पे गिरे बाल भी इसकी गिरफ्त में आ गए। डॉली के हाथ और हया की गर्दन के दरमियान इसके बाल थे, फिर भी इसके हाथ का खुरदरापन वो महसूस कर सकती थी, लेकिन लबों से करा ना सकी। इसकी गर्दन को यूं ही पीछे से दबोचे डॉली ने एक झटके से इसे आगे धकेला। वो बेख्तियार खांसी, मगर डॉली की बेरहम गिरफ्त ढीली ना पड़ी। वो इसे इसी तरह पकड़े अपने आगे धकेल कर चला जा रहा था। वो लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी करीब के आगाज तक जहां से वो आई थी। वो उसे ले गया, फिर मुखालिफ सिमत में मुड़ गया। सामने ही मैरिज हॉल का पिछला हिस्सा था। वो इसे अपने आगे धकेलता पिछले गेट तक ले आया और एक झटके से इसे छोड़ दिया। हया को लगा इसकी गर्दन के गिर्द से एक खुरदरा तौक हटा है। इसने पलट कर डबडबाई आंखों से डॉली को देखा। वो अभी तक लब हिंचे तलक काटदार निगाहों से इसे देख रहा था। हया की आंखों से आंसू गिरने लगे। इसे लगा वह बोल नहीं पाएगी कभी भी। तब तक डॉली ने अपनी गर्दन से लिपटा नारंगी दुपट्टा खींचा और उस पर उछाला। दुपट्टा इसके सर पर आन ठहरा, फिसल की बालों से फिसलता हुआ शानों पर ढलक गया। डॉली चुपती हुई नजरों से इसे देखता हुआ आहिस्ता से बोला, बेहया। इसके लहजे में बर्छी की काट थी। वो पलट गया। वो भीगी आंखों से दूर जाते देखती रही। नारंगी दुपट्टा इसके कंधों से फिसलकर कदमों में आकर गिरा तो वो चौंकी। फिर झुककर दुपट्टा उठाया। रेशमी भड़कीला नारंगी दुपट्टा जिस पर सस्ता सा गोल्डन सितारों का काम था। वो कभी अपने माई को भी ऐसा दुपट्टा ना देती, मगर आज इसने अच्छे तरीके से खुद को इस दुपट्टे में लपेटा ताकि पहचानी ना जाए, और पिछले गेट की तरफ बढ़ गई। हाल में जाने की बजाय वो बाथरूम्स की तरफ आई और अपना हुलिया दुरुस्त किया। रोने से काजल बह गया था, बाल भी बिखरे हुए थे। मोबाइल इस छोटे से क्लच में था जो इसने सारे अरसे में अपने हाथ में दबोचे रखा था। शुक्र अंदर फंक्शन अपने अरूज पर था। स्टेज पर दुल्हा दुल्हन, रिश्तेदारों, कजन्स और दोस्तों के जलवे मुस्कुरा रहे थे। सोनिया भाभी भी बहुत अच्छी लग रही थी और तावर भाई भी। असूलन उसे भी वहीं होना चाहिए था, मगर वो ऐसी जहनी हालत में थी कि वो 2 कदम भी चल पाती। बेसूद बेदम सी एक आखिरी नशिस्त पर गिरी हुई थी। बेहया, बेहया, बेहया। डॉली के अल्फाज की बाज़गश्त हथौड़े की तरह इसके दिमाग पर बरस रही थी। वो बेहया तो नहीं थी। वो तो कभी किसी लड़के की गाड़ी में नहीं बैठी थी। इससे तो ये गलती पहली दफ़ा हुई थी। फिर सोच कर दिमाग फटा जाता था। वादे फंक्शन के बाद ही तबीयत की खराबी का बहाना करके घर चली आई।